नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की 5 राज्यों की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मंजूरी। मंत्रिमंडल ने फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए गारंटी पत्र हस्ताक्षर के लिए भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हिंदी को बढ़ावा देने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी सशक्त बनाना होगा। सूरत में हिंदी दिवस पर राजभाषा सम्मेलन को संबोधित किया। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा, प्रदेश में लंपी बीमारी की रोकथाम के प्रयास जारी। और राज्य के कई जिलों में बारिश, मौसम विभाग ने पूर्वी और दक्षिणी जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इन जातियों के लोग काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे, जिसे पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से इन जातियों के लोगों को वे सभी लाभ मिल सकेंगे जो अनुसूचित जनजातियों को मिलते हैं। मंत्रिमंडल ने फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारत अगले महीने की 11 से 30 तारीख तक इसका आयोजन करेगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से देश में खेलों को बढ़ावा मिलेगा। इससे हमारी महिला खिलाड़ियों को, जिनकी फुटबॉल में रुचि है, उनको अच्छे अवसर मिलेंगे ही, फुटबॉल के खेल को भी देश भर में बढ़ावा मिलेगा। हमारी महिलाओं की टीम ने या महिला खिलाड़ियों ने बहुत सारे खेलों में अपना शानदार प्रदर्शन किया है और इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी जब 11 नेशनल रिकॉर्ड टूटे तो उसमें से 11 महिलाओं ने तोड़े थे। कुल मिलाकर खेलों की दृष्टि से बजट भी केंद्र सरकार ने 864 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 2300 करोड़ किया है। ये अपने आप में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में लागू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने ट्वीट में उन लोगों को बधाई दी जिन्होंने हिंदी को समृद्ध और सशक्त बनाने में अथक योगदान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी सशक्त बनाना होगा। गुजरात के सूरत में हिंदी दिवस पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि भाषाओं के प्रति हीन भावना से छुटकारा पाने का ये सही समय है और ये बात माननी होगी कि बेहतर भविष्य के लिए सभी भाषाओं को समृद्ध करने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे भाषाई हीन भावना से उबरें और अपनी अपनी भाषाओं का सम्मान करें। हिंदी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हिंदी भाषा देश के विभिन्न राज्यों के बीच एक सेतु के रूप में काम करती है। हिंदी विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त और प्रभावी माध्यम है। देशवासियों में भाईचारे की भावना को बढ़ाने में हिंदी भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा को चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया तथा भाषा विमर्श के स्वर्ण जयंती विशेषांक का विमोचन किया। श्री गहलोत ने हिंदी विषय में 100% अंक प्राप्त करने वाले 393 विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया।
प्रदेश में विभिन्न जिलों में भी हिंदी दिवस पर कई आयोजन हुए। सरकारी कार्यालयों में हिंदी दिवस मनाया गया। साथ ही आज से हिंदी सप्ताह और हिंदी पखवाड़ा के आयोजन भी शुरू हुए। भरतपुर के रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय में हिंदी की महत्ता पर संगोष्ठी हुई। अलवर में स्कूलों में हिंदी दिवस के कार्यक्रम हुए। सवाई माधोपुर में नेहरू युवा केंद्र की ओर से हिंदी संगोष्ठी और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला युवा अधिकारी ने सभी स्वयंसेवकों को हिंदी दिवस पर राष्ट्रभाषा को प्रमुखता देने, ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने की शपथ दिलाई। करौली में राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। झुंझुनू के खेतड़ी में स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। बीकानेर में राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय सभागार में राष्ट्रीय एकता हिंदी विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ द्वारा भी संगोष्ठी रखी गई। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में आज के संदर्भ में हिंदी की भूमिका विषय पर संगोष्ठी हुई। श्रीगंगानगर, धौलपुर और सीकर में भी हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। टोंक के दूनी में हिंदी शिक्षकों को सम्मानित किया गया। जोधपुर में विभिन्न बैंक कर्मचारियों ने हिंदी में काम करने की शपथ ली। झालावाड़ में हिंदी बोलने और इसका अधिक से अधिक प्रयोग करने की शपथ दिलाई गई। स्कूलों में भी विभिन्न प्रतियोगिताएं हुईं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय जनजातीय मामले और जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू ने कहा है कि जब तक समाज में बदलाव नहीं होगा तब तक सरकार देश में कितने भी कानून लाए लेकिन वे सही तरीके से लागू नहीं हो पाएंगे। श्री टूडू आज सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में बोल रहे थे। श्री टूडू ने कहा कि यदि बच्चों में मूल्यों की कमी होगी तो इसका प्रभाव समाज और देश पर पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्थान ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को अनुशासित जीवन जीने का संदेश दे रहे हैं। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि कोविड संकट को देखते हुए भारत में कामगारों के लिए रोजगार की स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। श्री यादव ने इंडोनेशिया के बाली में G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि रक्तदान अमृत महोत्सव इस महीने की 17 तारीख से शुरू होगा। उन्होंने लोगों से रक्तदान के लिए आरोग्य सेतु ऐप या e-रक्तकोष.in पर पंजीकरण कराने को कहा है। श्री मांडविया ने सभी से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए सभी स्तरों पर सामूहिक रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। श्री कटारिया आज भीलवाड़ा में लंपी बीमारी की स्थिति और रोकथाम के प्रयासों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गौवंश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है, इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि मैन पावर बढ़ाने सहित संसाधनों के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए गए हैं। देश में सबसे पहले राजस्थान में गौवंश में इस रोग की रोकथाम के लिए निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं। श्री कटारिया ने कहा कि पशु केंद्रों पर 300 पशुधन सहायक लगाए गए हैं। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा। पशुधनों को बचाने के लिए एम्बुलेंस रखनी पड़ेगी। पशु उपकेंद्रों पे मैन पावर रखनी पड़ेगी। कोई भी पशु उपकेंद्र खाली नहीं रहे। वहाँ कोई पशुपालक यदि दवा के लिए आता है तो उसका उपचार फ्री में हो। अभी हमने 730 एलएच से 3 दिन पहले लगाया है। 700 की लिस्ट हमारे पास और तैयार है, उनको भी हम फील्ड में उतारेंगे। 300 एलएसी की भर्ती हम यूटीबी के माध्यम से करेंगे। 200 डॉक्टरों की भर्ती हम यूटीबी के माध्यम से कर चुके हैं। 900 डॉक्टर हमारे जो पास आउट है पशु चिकित्सक,
उनकी 19 तारीख हाई कोर्ट में है। मैं मान के चलता हूँ कि उसमें कुछ न कुछ फैसला हो जाएगा, तो वो 900 लोग हमको मिल जाएंगे तो उनको भी हम फील्ड में भेजेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की धारणा भारतीय सभ्यता के आधारभूत मूल्यों को दर्शाती है। नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री धनखड़ ने कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में अनेक बुनियादी मूल्य बताए गए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान की गई वैक्सीन मैत्री पहल की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का नजरिया इतिहास में कभी भी विस्तारवादी नहीं रहा। प्रदेश के पूर्वी जिलों में आज कई जगह बारिश हुई है। जयपुर में दिन भर बादल छाए रहे, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। भीलवाड़ा के रायला, गुलाबपुरा, शाहपुरा और शंभूगढ़ क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। धौलपुर, झालावाड़ और बारां में रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। अलवर में पानी बरसने से मौसम सुहाना हो गया। बूंदी और करौली में भी हल्की बारिश हुई। डूंगरपुर में दोपहर बाद तेज बरसात हुई है। भरतपुर में कहीं कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 48 घंटों तक पूर्वी और दक्षिणी जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 24 घंटों में तेज बारिश के आसार हैं। भरतपुर डिवीजन, साथ ही साथ जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के लगभग सभी स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं कोटा संभाग के जिलों में अब तो कहीं कहीं हेवी रेनफॉल यानी कहीं 65 mm से लेके 100 mm के आसपास कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिल सकते हैं। बीकानेर और जोधपुर संभाग आसमान में बादल छाए रहेंगे, हालांकि केवल छुटपुट स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। 15 सितंबर को भी इस दौरान एक बार फिर से मानसून सक्रिय रहेगा, कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है और एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश भी हो सकती है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीना ने आज करौली जिले की ग्राम पंचायत गज्जूपुरा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने गज्जूपुरा में खेल मैदान बनाने के लिए विभाग की ओर से 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने प्रतियोगिता की विजेता टीमों को 5100 रुपए और उप विजेता टीम को 2100 रुपए देने की घोषणा की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के जयपुर प्रादेशिक कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के तहत ऑनलाइन पौष्टिक रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक लोग 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए पौष्टिक व्यंजन की अपनी रेसिपी का वीडियो इंस्टाग्राम रील या फेसबुक शॉर्ट वीडियो केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर को 30 सितंबर तक मेल कर सकते हैं। प्रतियोगी अपनी प्रविष्टि के साथ अपना नाम, आयु, पता और फोन नंबर की जानकारी भी विभाग के मेल आईडी पर आवश्यक रूप से भेजें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर के लिए भी स्वीकृति दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी सशक्त बनाना होगा। श्री शाह ने सूरत में हिंदी दिवस पर राजभाषा सम्मेलन को संबोधित किया। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि प्रदेश में लंपी बीमारी की रोकथाम के प्रयास जारी हैं और प्रदेश में कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पूर्वी और दक्षिणी जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।